Welcome back to the structure analysis lecture series. तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा था? हमने सारे जितने भी फोर्स मेथड्स थे वो सब एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं और सबके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट मेथड्स भी डिस्कस करने हैं, तो उसका सबसे पहला मेथड जो है वो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है, इसको जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, हम हार्डी क्रॉस मेथड भी बोलते हैं या फिर इसको मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी बोला जाता है। तो दो अदर नेम्स हैं इसके। और अगर मैं बोलूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन स्टिफनेस अप्रोच। हम इसमें स्टिफनेस अप्रोच का यूज करते हैं। वो कैसे, आगे हम लोग एक एक करके हर चीज देखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपका है कि क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस और जितने भी आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं उनकी जरूरत पड़ती है आपको इस मेथड में। मटेरियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक, तो इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, है ना। इसको शॉर्ट में आप एमडीएम भी बोल लेते हो। हाँ, मैं ऐसे एमडीएम लिखूं तो आप समझ जाना मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लिखना चाह रही हूँ। अब बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चन, या फिर और भी ज्यादा मतलब इस मेथड को समझने से पहले इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो मैं कुछ रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो मैं देखने वाली हूँ। पहले मैं लिख लूँ रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका कैरी ओवर मोमेंट का। सबसे पहला क्या है? कैरी ओवर मोमेंट। ये होता क्या है? अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये एक तरह का इंड्यूस्ड मूवमेंट है जो कि कब डेवलप होगा? किसी एक एंड पर डेवलप होगा जबकि दूसरे एंड पे हमने कोई मूवमेंट लगाया है। दैट मीन्स किसी एक एंड पे हमने मूवमेंट लगाया, उस मूवमेंट की वजह से दूसरे एंड पे एक मूवमेंट इंड्यूस होता है, ठीक है। उसको आप कैरी ओवर मूवमेंट बोल देते हो। तो अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखूंगी कि कैरी ओवर मूवमेंट इज द induced or developed induced or developed movement at one end due to applied movement at the other end, ठीक। अच्छा, अब इसमें आप नोट करके एक और पॉइंट लिखना, इसका डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे। तो मैं ये बोलती हूँ कि इसका डायरेक्शन वही होगा अगर जो आपने अप्लाइड मूवमेंट लगाया हुआ है, कैरी ओवर मूवमेंट का भी डायरेक्शन सेम है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर ऑपोजिट है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी कि इज द डायरेक्शन ऑफ कैरी ओवर मूवमेंट, मैं COM करके कैरी ओवर मूवमेंट लिख रही हूँ, इज सेम दैट ऑफ अप्लाइड मूवमेंट। द कैरी ओवर मूवमेंट इज taken as positive, otherwise it is taken as negative।
ठीक है। अब इसी के अंदर मैं केसेस डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहला केस मैं क्या देख रही हूँ कि जब आपका फार एंड फिक्स्ड हो, ठीक है? तो जब आपने क्या किया, फार एंड फिक्स कर दिया। मैं क्या देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ केस 1। क्या? व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है और कुछ इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर है। आप क्या बोल रहे हो कि जब आपने क्या किया, यहाँ पे मोमेंट अप्लाई किया। मैंने ये मोमेंट इस तरह से अप्लाई कर दिया। एम नाम का मैंने उसका नाम रख दिया एम, और मैंने ये मोमेंट अप्लाई किया। ये लेंथ ले ली मैंने एल, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, मतलब जहाँ पे आपने अप्लाई किया उसका जो फार एंड है, मतलब दूसरा एंड है, वो फिक्स्ड हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार एंड फिक्स्ड लिया है। तो यहाँ पे जो मोमेंट इंड्यूस होगा जो आपने अप्लाई किया है उसकी वजह से, मैं बोल देती हूँ कि ये एम ए है। ठीक। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा एम ए क्या है, ये होता है कैरी ओवर मोमेंट। इसका मतलब इंड्यूस्ड मोमेंट है ये, या फिर आप बोल सकते हो डेवलप्ड मोमेंट। ठीक। अब मेरा एम क्या है, एम मैंने माना कि ये मैंने अप्लाई किया है, तो ये हुआ आपका अप्लाइड मोमेंट। ठीक है। अब देखो मैं कैसे एम ए की वैल्यू निकालूंगी। मैं एम ए की वैल्यू निकाल के आपको बताती हूँ। दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे आपका एक मूवमेंट लग रहा है और यहाँ पे आपका एक रिएक्शन लग रहा है। दोनों की वजह से मैंने पहले तो डिफ्लेक्शन देखा और डिफ्लेक्शन को जीरो कर दूं। ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने पहले भी देखे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा हिंज लगा हुआ था। अब जैसे कि मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक रिएक्शन भी डेवलप हो रही है। ठीक, मैंने बोला उसको आर बी। अब मैं क्या कह रही हूँ, एक काम तो मैंने ये किया कि मैंने देखा कि मोमेंट लगाया हुआ है मैंने इस तरह से सबसे पहले। अब मोमेंट की वजह से भी कुछ इसमें रोटेशन आएगा, कुछ इस तरह से मूव होगा मूवमेंट की वजह से, और अपवर्ड होगा। तो ये हो गया आपका डेल बी वन मैंने माना। अब दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या लगाया, एक रिएक्शन भी लगाया है। यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा ड्यू टू दैट रोलर सपोर्ट। तो मैंने माना कि यहाँ रिएक्शन लग रहा है आरबी। अब आरबी की वजह से भी ये आपका ऊपर ही मूव करेगा। ऊपर मूव किया और मैंने देखा कि डिफ्लेक्शन आपकी मैंने माना डेल बी वन बी टू। ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखूं डेल बी वन की वैल्यू क्या होगी, ड्यू टू मूवमेंट आपका क्या डिफ्लेक्शन आता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। और अगर मैं देखूं कि आपका रिएक्शन की वजह से क्या मूवमेंट आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, तो वो होगा आर बी एल क्यूब अपॉन 3 EI। बट आपको क्या मालूम है कि आपका डिफ्लेक्शन एट बी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब डेल बी वन प्लस डेल बी टू आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं फर्दर इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, तो मैं मानू तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI प्लस आर बी एल क्यूब अपॉन 3 EI, ये आपका जीरो के बराबर आएगा। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मेरे पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी। एल स्क्वायर से ये एल बचा, EI से EI कैंसिल, तो फाइनली आर बी लिख सकती हूँ -3/2 एम एल।
मैंने देखा आरबी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आरबी को कुछ इस तरह से लगना चाहिए था, डाउनवर्ड। ठीक है, मैं अगर चलो यहाँ पे ना, मैं इस तरह से आरबी को कुछ लगना चाहिए था। तो फाइनल जो है, फाइनल आपकी क्या डेटा आ रहा है, अगर मैं देखूँ तो फाइनली मैं बोलूंगी कि मेरा आरबी जो है ये इस तरह से मूवमेंट है, और आरबी जो है कुछ इस तरह से डाउनवर्ड। कितना, 3/2 ml, इतना मेरी आरबी की वैल्यू आई। अब मैंने क्या किया, मैंने फाइनली क्या किया, सिग्मा एम ए, क्योंकि मुझे वैल्यूज निकालनी है, इक्वल टू 0 कर दिया। तो मैं क्या देखूंगी, आरबी इंटू एल क्लॉकवाइज माइनस एम एंटी क्लॉकवाइज माइनस एम ए एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। तो मैंने देखा 3/2 एम RB into L, right? What I am doing, this is M by L, ठीक है? This is not M into L. ये RB डिवाइडेड बाय ही तो जाएगा, RB के मल्टीप्लाई में L है तो ये डिवाइड बाय जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या किया, RB into L किया, तो मेरा फाइनली क्या आएगा, M by L, 3/2 M by L into L है, माइनस M इक्वल टू एम ए कर दिया मैंने। तो मेरा फाइनल एम ए की वैल्यू क्या आई, ये एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस 3/2 एम। तो मैं क्या बोलूंगी, एम मेरा आया पॉजिटिव का m/2। तो मैंने अपने ये जो इंड्यूस्ड मूवमेंट था इसकी वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब यही था हमारा कैरी ओवर मूवमेंट। तो मैंने अपने फाइनली कैरी ओवर मूवमेंट की वैल्यू निकाल ली। तो अब अगर मैं फाइनली बनाना चाहूँ, अगर मैं फाइनली कुछ इस तरह से बोलूँ कि आपके पास अगर फार एंड फिक्स्ड हो, फार एंड फिक्स्ड हो और एम आपका अप्लाइड मूवमेंट हो, तो आपका एम ए की वैल्यू क्या आती है कैरी ओवर मूवमेंट की, इसकी वैल्यू आती है m/2। ठीक है, तो आपका कितना कैरी ओवर जाएगा, m/2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपका केस 1 तो सॉल्व हुआ कि व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। अब देखो कि जब आपका फार एंड हिंज्ड हो, ठीक, तो फिक्स्ड हो तो आपका कैरी ओवर मूवमेंट m/2 आता है। मैंने अब सिंपली क्या बोला कि मेरा फार एंड हिंज्ड है। इसका मतलब मैंने अब की क्या ले लिया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया। यहाँ लिखा मैंने हिंज, यहाँ रोलर पॉइंट ए, दिस इज ए एंड बी, एंड एम हमने लगाया बी पॉइंट पे अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, और अब इस केस में आपका क्या है, फार एंड मतलब एंड ए हिंज्ड है, तो आपका फार एंड पे क्या आएगा, आपका एक मोमेंट आएगा एम ए। ठीक है, अब देखो ये एम ए की क्या वैल्यू होगी, आपको क्या पता है हिंज पे कभी भी मूवमेंट जनरेट होता है या नहीं, हिंज पे कभी भी मूवमेंट जनरेट नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे जनरेट होगा, भले ही आप कितना भी मूवमेंट लगा दो, क्या हिंज पे कभी मूवमेंट आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ कि सबसे, क्योंकि आपका सपोर्ट ए, दैट मीन्स आपका यही फार एंड है, अभी ये हिंज्ड है, इसका मतलब नो बेंडिंग मोमेंट विल बी इंड्यूस्ड।
इसका मतलब आपका जो कैरी ओवर मोमेंट है MA की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो जब भी आपका फायर एंड हिंज्ड हो तो आप क्या सिंपल कैरी ओवर मोमेंट इक्वल टू 0 बताओगे। तो ये केस हुआ आपका फायर एंड हिंज हो। अब मान लो कि आपका थर्ड केस देखते हैं। ये केस 2 था। थर्ड केस है हमारे पास। केस नंबर 3 कैंटिलीवर बीम देख लेते हैं। इन कैंटिलीवर बीम। अच्छा, कैंटिलीवर बीम मतलब कि कुछ इस तरह से होगी। ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमको एक यहाँ पे अप्लाई किया मोमेंट M पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए है। तो हमसे क्या पूछा है कि कैरी ओवर मोमेंट ए पे क्या आएगा। ठीक है, एम ए की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, तो मैं क्या करूँ इस पूरे स्ट्रक्चर में, मेरे को एम ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 कर दिया। तो मैंने क्या देखा, ये एम, ठीक है, प्लस एम ए सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव इक्वल टू 0 होंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम। तो यहाँ से मुझे मिल गई मेरी कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू। तो कैरी ओवर मोमेंट की मेरी जो वैल्यू है वो क्या आई, माइनस एम। दैट मीन्स क्या है, ये नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इट हैज ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम अप्लाइड मोमेंट। तो नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम अप्लाइड मोमेंट। तो मैंने ये बोला कि ये नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ऑपोजिट टू दी अप्लाइड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका मतलब है आपने जो कैरी ओवर मूवमेंट लगाया है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू एम। बट मैं यहाँ आपसे क्या बोल रही हूँ, मैं यहाँ आपसे बोल रही हूँ कि आप इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप क्या करो, आप सिंपली डायरेक्शन, जितने भी आपके मूवमेंट्स आएंगे सबकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज लो, दिखाओ क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड में आप लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम करके आप क्लॉकवाइज दिखाओ। और याद रखो कि हाँ, हमेशा क्लॉकवाइज ही आपका सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, डायरेक्शन जो कि आपको रिमेम्बर करना है, आप क्लॉकवाइज ही शो करोगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको नेगेटिव लिख के कर दोगे। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कैरी ओवर फैक्टर्स के बारे में। थैंक्स एवरीवन।